हेलो बच्चों, आई एम ब्रिजेश राजन, केमिस्ट्री फैकल्टी रेजोनेंस। शुरू करते हैं जेईई मेंस 2025 का डिस्कशन। 29 जनवरी की शिफ्ट 1 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन दिया हमारे पास, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द पी ब्लॉक आयंस आर गिवन बिलो। हमारे पास एसआरपी की वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। प्रेडिक्ट द वन विद स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी, मतलब किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। तो हम देखते हैं जिसका एसआरपी ज्यादा होता है, जिसका एसआरपी ज्यादा होता है, इसको हटा दो भैया, जिसका एसआरपी की वैल्यू ज्यादा वो जल्दी रिड्यूस होगा, और जिसके एसआरपी की वैल्यू ज्यादा वो रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो एसआरपी की वैल्यू ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एसआरपी की वैल्यू ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा। यहां पर एसआरपी की वैल्यू 1.15, यहां 1.67, यहां माइनस का मतलब क्या है, ये रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज होना चाहता है। यहां हमारे पास एसआरपी की वैल्यू 1.26। देख लेंगे सबसे ज्यादा एसआरपी की वैल्यू है Pb+4 की, दैट मींस इट विल बी आवर आंसर। चलो आगे देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इटसेल्फ रिड्यूस्ड एंड एसआरपी ज्यादा है तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ज्यादा। क्लियर सभी को? आगे देखते हैं। द करेक्ट ऑप्शन विद ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पेयर। हमारे पास ये पेयर दिए हुए हैं, डी&ए ब्लॉक का क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वाला। तो देखो वो जो डायग्राम दिया जाता है वो आप देखो एनसीईआरटी में दिया है, मेल्टिंग पॉइंट वर्सेज जेड के बीच में, एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है, जिसमें आप देखोगे कि 3D और 4D में, 3D में और 4D सीरीज में यहां पर मैग्नीज वाले में, मैग्नीज और टेक्नीशियम में डिप आता है, ठीक है। लेकिन जो 5D सीरीज में हमारे पास रेनियम और ऑस्मियम है तो रेनियम में डिप नहीं आता, ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। मतलब मैग्नीज, मैग्नीज के नीचे यहां पर टेक्नीशियम, फिर हमारे पास रेनियम ये है, और आयरन, उसके बाद रुथेनियम, और इधर आएगा ओस्मियम। तो इन दोनों में तो डिप आता है, तो मैग्नीज और टेक्नीशियम में ये वाली वैल्यू ज्यादा है, लेकिन रेनियम ऑस्मियम में रेनियम की वैल्यू ज्यादा होती है। आप डायग्राम देखेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो एकदम थ्योरी बेस्ड है, आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक, आगे देखते हैं। यही हमारे पास है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन डेल्टा ओ। वैसे तो हमने बोला है ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से बोनस होना चाहिए, लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है इस क्वेश्चन की। स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन डेल्टा ओ वैल्यू। डेल्टा ओ वैल्यू की जगह इनको बोलना चाहिए था कि मैग्नीट्यूड ऑफ सीएफएससी वैल्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ सीएफएससी वैल्यू से हम जरूर स्टेबिलिटी की बात कर पाएंगे, डेल्टा ओ की वैल्यू से जो है यहाँ पर उतने अच्छे से बात नहीं की जा सकती। और आप देखो एलिमेंट भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो डेल्टा ओ की जगह इनको बोलना चाहिए था मैग्नीट्यूड ऑफ सीएफएससी, लेकिन ठीक है जो इन्होंने बोला उस हिसाब से देखते हैं। मैग्नीज के साथ साइनाइड दिया गया है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सभी, तो देखो +3 है। मैग्नीज अगर +3, इसे हमने सोल्व भी किया हुआ, पीछे देख लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। मैग्नीज की अगर बात करें ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो हम बोलेंगे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। अगर ये 25 है तो 3d5 4s2। अगर मुझे मैग्नीज +3 वाला बनाना है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होते हैं, आउटर मोस्ट शेल से, तो 2 तो s से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन d से जाएगा, 3d4। अगर 3d4 है और स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी बच्चों। और हम देखेंगे ये हमारे पास T2g ऑर्बिटल और ये हमारे पास Eg ऑर्बिटल, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो 1 2 3, और 4 वाला ऊपर ना जाकर के नीचे ही पेयर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है हमें पता होना चाहिए, ये वैल्यू होती है -0.4 del O, और ये ऊपर वाली वैल्यू होती है +0.6 del O, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो, ये del O जो है 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -0.16 del O। सेम अपन कोबाल्ट वाले के लिए निकाल देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, लेकिन मैं 1 by 1 बता रहा हूँ। कोबाल्ट के देखो +2 वैल्यू है, कोबाल्ट किस में प्रेजेंट आएगा, +2 में। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, दैट मीन्स 3d7। अगर d7 रहा तो हमने कहा d7 कैसे भरोगे, मैं इसी में बता देता हूं। d7 की बात करें तो देखो
1 2 3, चूंकि हमारे पास कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 4 5 6 7, लेकिन पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे पेयर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, वैसे भी यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी की भी कुछ बात नहीं करी हुई है, लेकिन ठीक है मान लेते हैं, नहीं कंसिडर नहीं कर रहे हैं। 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1, तो हमारे पास देख लो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा CFSE की वैल्यू यहाँ पर कोबाल्ट वाले में 6 इंटू 0.4 2.4 और माइनस में ये आ जाएगा 0.6, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 18 और 6 24 माइनस 1.8 डेलो। सेम बात अपन आयरन के लिए देख लेते हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो 3d6 हो जाएगा। 3d6 मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं और ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो माइनस 2.4 डेल ओ। क्लियर सभी को? ये हमने आयरन के लिए निकाल दिया। सेम अगर बात करें लास्ट है FeCN का होल 6 - 3, इसके लिए आयरन +3 में है 3d5 है 3d5 है तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन ना होकर के 5 हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है केवल 5 रहेंगे तो 5 इंटू 0.4 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा सभी की CFSE की वैल्यू फाइंड आउट किया। मैग्नीट्यूड वाइज देखो, मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ज्यादा कौन है? आयरन साइनाइड वाला, उसके बाद कौन है? -2, फिर ये 1.8 और फिर 0.6। क्लियर है? इसी के हिसाब से हमारा जो ऑर्डर है वो बन जाएगा बच्चों 3rd 4th 2nd और 1st, ये पहला वाला ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो CFSE के मैग्नीट्यूड के हिसाब से हमें आंसर देना पड़ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। द रिएक्शन A2 + B2 to AB follows the mechanism, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, नोट्स में करवाया जाता है सभी बच्चों को। देखो हमें पता है कि ये जो रिएक्शन है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरी हो रही है। हमें ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर बताना है तो हम देखेंगे यहां पर जो स्लो स्टेप होती है उसके थ्रू अपन आराम से, ये भी हमारे पास तीर का निशान होना चाहिए था, स्लो स्टेप को देख करके हम डायरेक्टली ऑर्डर लिख सकते हैं और ऑर्डर जो रेट लो है वो लिख सकते हैं। तो R बराबर K A⁻1 और B2 की पावर 1 ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन हमें पता है कि ये जो A है ये इंटरमीडिएट है, हमें इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को हटा करके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेकर के आना चाहिए। तो A2 और B2 हमारे रिएक्टेंट है, A नहीं है, A को हटाना पड़ेगा और A को हटाने के लिए देखो यहां पर दिया हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो हम यहां से लिखेंगे सो K इक्विलिब्रियम मतलब होता है K फॉरवर्ड अपॉन में K बैकवर्ड, बट इसने तो हमें केवल ऑर्डर पूछा, उसकी टेंशन नहीं लेंगे। K इक्विलिब्रियम बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई A2, तो A का होल स्क्वायर डिवाइड बाय हो जाएगा बच्चों A2। क्लियर? यहां से A की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √K इक्विलिब्रियम और A2 की पावर में भी 1/2। यह वाली वैल्यू जो A की यहां रख दो, तो जैसे वैल्यू यहां रखोगे R बराबर मेरे पास फाइनली क्या बन जाएगा बच्चों? देखो K इक्विलिब्रियम और एक K नया K डैश बना लेगा, ये लिख दिया K डैश, A2 की पावर 1/2 और B2 की पावर जो है वो 1 है। तो आप खुद देख लो ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 दैट मीन्स 1.5। सिंपल सा क्वेश्चन, आगे देखते हैं। यही हमने यहां पर जो है सॉल्यूशन बता रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, हम जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वीक और स्ट्रॉन्ग दो बात होती है। ठीक है, और डी बाई हकल इक्वेशन जब हम बोलते हैं वो स्ट्रॉन्ग के लिए वैलिड होती है। यहां λm वर्सेस √C की ग्राफ की बात हो रही है और वीक के लिए तो वो वीक वाला ग्राफ ऐसा हाइपरबोला टाइप का आता है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज होगी। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये हाइपरबोला टाइप का आता है, इसमें बोलेंगे कंडक्टिविटी बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज होती है। कंसंट्रेशन बढ़ेगी कंडक्टिविटी घटेगी, कंसंट्रेशन घटेगी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर सभी को? तो मैं ऐसे जा रहा हूं या ऐसे जा रहा हूं, डिपेंड कर रहा है, देखते हैं। स्मॉल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी
अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ाने पर एट इन्फिनिट डाइल्यूशन नहीं, इन्फिनिट डाइल्यूशन पे स्मॉल इंक्रीज होता है नहीं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। देखो इन्फिनिट डाइल्यूशन पे हमने कहा कंसंट्रेशन एकदम डिक्रीज हो गई, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इन्फिनिट पे टच होगा ये चीज भी। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज शार्पली विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो भैया कंसंट्रेशन बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी तो घट रही है, गलत बात बोलता है। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज शार्पली विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, एकदम सही बात है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है लैम्डा एम की वैल्यू शार्पली डिक्रीज हो रही है, तो ये वाली बात एकदम सही है। द स्मॉल डिक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड, गलत, स्मॉल तो होता ही नहीं, शार्प होता है। वीक वालों में शार्प इंक्रीज या शार्प डिक्रीज वैल्यू होती है। कंसंट्रेशन बढ़ी तो शार्प डिक्रीज, कंसंट्रेशन घटा दिया डाइल्यूशन कर दिया तो शार्प इंक्रीज। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। ये वाला ग्राफ हमारा है फॉर mg प्लस 2 एक्वस और दिस। तो यार ये तो क्या नेक्स्ट इक्वेशन, जैसे बच्चे बोर्ड का एग्जाम देते हैं ना, वो बच्चों के लिए बनाया गया क्वेश्चन है। आपको इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, सेल रिएक्शन। वो कैसे लिखा जाएगा? मैग्नीशियम प्लस 2 में जा रहा है, सिल्वर जो है वो सिल्वर प्लस में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर देना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, टाइम बचाया जा सकता है। मैग्नीशियम mg प्लस 2 में जा रहा है, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2Ag में जा रहा है, दोनों को रिएक्शन को जोड़ दिया, हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन जो मेन रिएक्शन है सेल रिएक्शन वो बन गई। इसके लिए ई सेल बराबर लिखा जा सकता है ई नॉट माइनस वही RT बाई 2F। कैसे देखा? ये RT बाई NF होता है ना बच्चों फॉर्मूला, ठीक है। तो RT बाई NF होता है वो log बेस E, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इन्होंने क्या रिवर्स कर दिया, जैसे रिवर्स करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, बस हमारे पास Ag प्लस का होल स्क्वायर और Mg प्लस 2 नीचे आ जाएगा, तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। सिंपल सा है, ये क्वेश्चन तो बोर्ड वाले बच्चे भी कर लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। इफ ए नोट इज डिनोटेड एज बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम देन व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो बच्चों इसका फॉर्मूला बात करें डी ब्रोगली का, तो 2 पाई r बराबर n लैम्डा, ये फॉर्मूला जानते हैं। कौन से पीरियड की बात हो रही है? इट इज डिनोटेड एज द बोहर, ठीक है, वो तो बोहर रेडियस है। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट। तो यहां पर अगर मैंने कहा सेकंड ऑर्बिट की बात है तो 2 पाई r2 लेना पड़ेगा सेकंड ऑर्बिट की रेडियस, तो यहां पर n बराबर भी 2 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब r2 की जो वैल्यू वो a नॉट के टर्म्स में, तो हम जानते हैं r इज डायरेक्टली n स्क्वायर अपॉन में z होता है, z तो कांस्टेंट है सेम है, तो z हटा दो, r2 बाई r1 बराबर लिखा जा सकता है n2 बाई n1 का होल स्क्वायर। बोलो है ना, लिखा जा सकता है। तो यहां से r2 r1 को उसने बोला है बोहर रेडियस मान लो, तो a नोट मान लिया, n2 हमारे सेकंड ऑर्बिट की वैल्यू तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, और n1 की वैल्यू 1 है, तो यहां से r2 बराबर 4 a नोट यहां रख दो, तो मेरे पास बनेगा 2 लैम्डा बराबर 2 पाई, और ये हो जाएगा 4 a नोट, लैम्डा बराबर हो जाएगा 4 पाई ए नोट, 2 से 2 गया ये, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या दिया है? 4 पाई ए नोट बाई एन, 2 ए नोट बाई ये सब दिया हुआ है। अब आप देखो अगर मैंने डिवाइड बाई 1 कर दिया तब तो ठीक है, n बराबर 1 माना जा सकता है, n इंटीजर बोला है। दूसरा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, 8 पाई ए नोट अपॉन में 2, हाँ लिखा जा सकता है। अगर मैं 2 से 2 कैंसिल आउट नहीं करता और 4 इंटू 2 करके 8 लिख देता, डिवाइड बाई 2 कर देता, तब भी बात है। तब आप देखो n जो है n इंटीजर है, तब n बराबर 1 लिया जाए तो ये वाली बात ट्रू है, अगर n बराबर 2 लिया जाए तब ये वाली बात ट्रू है। तो हमारे हिसाब से तो आंसर 1 और 3 दोनों होगा, बट जेईई मेंस वाले जो नालायक लोग हैं वो केवल और केवल 3 आंसर को ही कंसिडर कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। हमें यहां पर दोनों आंसर देना चाहिए। n बराबर 1 है दैट मीन्स ये वाला आंसर, n बराबर 2 लिया जाए दैट मीन्स ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमने लिख भी दिया है, तो हमारा आंसर जो है n बराबर 1 के लिए 1 और n बराबर 2 के लिए 3 हो जाएगा, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले जो मैं बात करूं इसके लिए, निकल के लिए Ni जो 0 में होता है, ये याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए सबको, ये sp3 होता है और डायमैग्नेटिक होता है। तो sp3 डायमैग्नेटिक कहां दिया गया है बच्चों? देखो निकल जो है
3D8 होता है 4s2 और कार्बोनिल के प्रेजेंस में वो पेयरिंग होने से 3D10 हो जाता है। D10 हुआ मतलब sp3 और डायामैग्नेटिक। देखो sp3 डायामैग्नेटिक कहां पर, ये रहा, ये याद भी होना चाहिए। और MnBr4 2 नेगेटिव की बात करें तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। हमने कहा मैग्नीज +2 में होता है मतलब वो होता है आर्गन 3D5 और हम जानते हैं D5 में अगर वीक फील्ड लिगेंड हो तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी। पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो हमारे 5 इलेक्ट्रॉन D में 1 2 3 4 5 ऐसे एज इट इज, और बाहर के जो S और P के 3 ये sp3 हमारे हाइब्रिडेशन आ जाएगी। तो जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा हुआ अच्छे से उनको समझ में आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब होता है तो 2 केस होते हैं, dsp2 या sp3। पेयरिंग नहीं हो पा रही है तो डब्बा खाली नहीं है अंदर का तो sp3 बनेगा। अगर पेयरिंग हो जाती तो हमारे पास dsp2 बनना भी पॉसिबल हो जाता। तो हम देखेंगे MnBr4 जो है ये sp3 है, साथ में पैरामैग्नेटिक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। FeF6 3 नेगेटिव, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और आयरन जो होता है 3D5 हो जाएगा। अगर 4s2 3D6 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाए 3D5 हो जाएगा। अगर D5 हो गया, पेयरिंग नहीं हो रही है तो वापस वही वाली बात है sp3d2 बनेगा। बाहर वाले ऑर्बिटल यूज होंगे, पैरामैग्नेटिक भी होगा, sp3d2 भी होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास बी का सेकंड हो जाएगा। अब आप देख लो एक बार क्या क्या दिया हुआ है, FeF6 का होल ये दिया है, ठीक है। और कोबाल्ट वाला जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि कोबाल्ट +3 है, ऑक्सलेट के प्रेजेंस में पेयरिंग होती है, कोबाल्ट +3 होता है 3D6 अगर पेयरिंग हो जाती है तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा बच्चों, तो डायामैग्नेटिक, तो हम बोलेंगे यह वाला D2sp3 बनाएगा, डायामैग्नेटिक भी हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन कौन सा बचा है, ये वाला बचा है। तो हमारे पास Ma4 ये रहा, ये भी रहा, बी में सेकंड है और बी में फर्स्ट, नहीं हमारा आंसर हो जाए सेकंड। ठीक है बच्चों, वैसे ये जो एग्जांपल है ये एकदम बेसिक एग्जांपल है जो याद हो जाते हैं, हमें ये तो याद रहना ही चाहिए NiCO का होल 4 sp3 और डायमैग्नेटिक होता है। कोबाल्ट ऑक्सलेट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कितनी बार जेमेंस ने पूछा है, यहां से एडवांस ने भी पूछा हुआ है। ठीक है, D2sp3 और डायमैग्नेटिक। चलो आगे देखते हैं, आंसर विल बी 2। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। पहला है रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इंक्रीजेज इन ऑर्डर। तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए हम देखते हैं जेड जो ये रेडियस होती है, ये रेडियस इनवर्सली जेड इफेक्टिव है, ठीक है, और जेड इफेक्टिव जो खुद है ना वो डायरेक्टली नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें कि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली पॉजिटिव, इनवर्सली नेगेटिव, और रेडियस इनवर्सली जेड इफेक्टिव होता है। मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहां से समझ सकते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है क्या, तो हमारी रेडियस भी बढ़ेगी, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस जो है घटेगी। तो आप देखो इन सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रेडियस कम, नेगेटिव चार्ज ज्यादा रेडियस ज्यादा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंथैल्पी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो एकदम सही आंसर है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखें तो ये -350 के आसपास होता है और ये -320 या -330 के आसपास होता है। वो डेटा आपको देखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल में। बाकी क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत लेस होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा होती है, उसने मैग्नीट्यूड वाइज बोला है। अपन डेटा के साथ भी देख लेते हैं एक बार, इसमें डेटा भी दिया हुआ है हमारे पास, ये देखो डेटा 349 हमारे Cl की वैल्यू है, फ्लोरीन की वैल्यू 328 है, ब्रोमीन की वैल्यू 325 और आयोडीन तो ये माइनस में होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड बोला है इसलिए हम बोलेंगे 349 सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो आंसर क्या है, आंसर दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दैट मींस आंसर विल बी सेकंड। पीरियोडिक टेबल का एक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक। ये देखते हैं, ये लिक्विड सॉल्यूशन का बनाया हुआ क्वेश्चन है। 1.24 ग्राम AX2 मोलर मास दिया है दिस,
आपको भी समझ में आता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास कर दिया जाए तो मोल्स हो जाएंगे 0.01, और सॉल्वेंट का मास अगर 1 kg दे दिया जाए तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, देखो मोलरिटी होती है NB/WA इन kg। तो मेरे पास अगर मोल्स 1 है 0.01 मोल्स है, देखो मास डिवाइड बाय मोलर मास किया तो मोल्स 0.01, मास पानी का मास दिया 1 kg, तो मेरे पास 10⁻⁻² तो मोलरिटी आ गई। ठीक है, पूछ क्या रहा है, अ सॉल्यूशन विद बॉइलिंग पॉइंट 100.0156, तो मेरे पास अगर मैं बात करूं पानी में मिला दिया AX2 और बॉइलिंग पॉइंट फाइनली इतना आ गया, तो डेल्टा टी भी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी भी डिफरेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0156। अब देखो आपको डेल्टा टी भी पता चल गया, मोलरिटी पता चल गया, के बी भी दिया गया है। क्या पूछ रहा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वैसे तो एक बात बताऊं, जब मुझे मोलरिटी दिया है, डेल्टा टी भी दिया है, के भी दिया है, तो एक ही वेरिएबल बचा है और वो है आयोटा। आ रही बात समझ में। तो देखो इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, AX2 इज कंप्लीटली अनआयोनाइज्ड, कैसे पता चलेगा, आयोटा से पता चलेगा। ठीक है ना, तो ये जो सारे ऑप्शन है ये आयोटा से ही पता चलेगा। तो पहले आयोटा देख लेते हैं। हमने यहाँ पर देखा मोलरिटी, ये मोलरिटी नहीं है भैया, मोलरिटी है ये, हर जगह पर जहां पर भी मोलरिटी वो मोलरिटी ही है। ठीक है, हाँ, तो डेल्टा टी भी ऑब्जर्व हमारे पास दिया गया है 0.0156, आयोटा के बी इंटू मोलरिटी के बराबर फॉर्मूला होता है। आयोटा की वैल्यू यहां से सोल्व करो, 3 आ जाएगा। आयोटा की वैल्यू 3 आने का मतलब क्या है, आयोटा की वैल्यू 3 आने का मतलब है ये AX2 जब पानी में जा रहा है तो 3 आयन बना रहा है। ठीक है, वो आप यहां से भी देख सकते हो कि AX2 जब ब्रेक हो रहा है तो A+2 + 2x माइनस बना रहा है। अगर मैं t बराबर 0 पे लिखूं, ये 1 0 0, t बराबर t पर, ये रिवर्सिबल लगा देते हैं, चलो रिवर्सिबल, तो 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा और ये 2 अल्फा। आयोटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आयोटा बराबर होते हैं फाइनल मोल्स अपॉन में इनिशियल मोल, तो फाइनल मोल कितने आ जाएंगे 1 + 2 अल्फा, और इनिशियल मोल हमारे पास 1, तो यहां से आयोटा बराबर आ गया 1 + 2 अल्फा। आयोटा की वैल्यू अभी हमने सोल्व करी, 3 आ गया, तो 3 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अल्फा की वैल्यू 1 का मतलब है 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन। तो हम यहां से डायरेक्टली भी बोल सकते थे वैसे कि अल्फा बराबर 1 लेंगे तभी आयोटा बराबर 3 आता है, लेकिन मैंने आपको और अच्छे से बता दिया कि आयोटा बराबर 3 का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 और 100% आयोनाइज। सेम बात अपन कर सकते हैं AY2 के लिए। तो AY2 के लिए देखो उसने क्या बोला है, 25.4 ग्राम दिया है, मोलर मास दिया है, मोल्स आ जाएंगे यहां से, 2 kg सॉल्वेंट दिया है, और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हमारे पास 0.026 दिया है। ठीक है, तो यही बात वापस कर लेते हैं। ये मोलरिटी है भैया, मोलरिटी, तो मोल्स अपॉन में ये मोल्स आ गए मेरे पास, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये मेरे पास आ गया मोलरिटी। फॉर्मूला देखो क्या जानते हो अपन, फॉर्मूला जानते हो डेल्टा टीबी बराबर आयोटा केबी इंटू एम, ये मोलरिटी है। यहां से केबी की वैल्यू पहले से पता है हमें, मोलरिटी अभी फाइंड आउट किया, और डेल्टा टीबी 0.026 दिया है। यहां से आयोटा की वैल्यू आ गई 1, आयोटा की वैल्यू 1 का मतलब है ये जो AY2 है ये पानी में जाने के बाद डिसोशिएट ही नहीं हो रहा, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, तो कंप्लीटली अनआयोनाइज्ड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा AX2 फुल्ली आयोनाइज्ड और AY2 इज कंप्लीटली अनआयोनाइज्ड। आंसर विल बी दिस। बड़े आगे, ठीक है, ये हमने देख लिया। An element E has the ionization enthalpy value this, E reacts with element ABCD with electron gain enthalpy value of this, the correct order of the products। ये सब हमें बताना है आयनिक करेक्टर के हिसाब से। देखो बच्चों, अब बात आती है आयनिक करेक्टर का आंसर देना है। वैसे तो अगर बात करें हलाइड्स की डेटा दिया, एक तरीके से अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में, और ये वैल्यूज आप देखो तो ये हेलोजन वाली सीरीज जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था पीरियोडिक टेबल में, उसका डेटा दिया है। ठीक है ना, और आपको फजान रूल की बात करें तो फजान रूल क्या दिखता है, स्मॉलर द केटाइन लार्जर द अनायन मोर विल बी पोलराइजेशन मोर विल बी कोवेलेंट करेक्टर, है ना। वैसे तो फजान रूल से आंसर जाता है आयनिक करेक्टर का, लेकिन इन लोगों ने जेईई मेंस में जब क्वेश्चन पूछा है तो इन्होंने एकदम मतलब बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो बोनस क्वेश्चन होना चाहिए ये, लेकिन फिर भी इन्होंने जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है
आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी के डिफरेंस के साथ, कि जितना आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना आयनिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। और वैसे थोड़ा बहुत बात करें तो सही भी है। कैसे? मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल जो है जितना डिफरेंस रहा, आयनाइजेशन एनर्जी से अपन मेटेलिक करैक्टर की बात कर सकते हैं और नॉन मेटेलिक करैक्टर की बात अपन इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी से कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेने वाली बात हो रही है और इलेक्ट्रॉन देने वाली बातें हो रही है। तो उस हिसाब से इन्होंने देखा जहां पर ज्यादा गैप आ रहा है, ज्यादा गैप आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लेने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई तो अच्छा नॉन मेटल है, और इलेक्ट्रॉन देने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ रही है तो उसे हम बोलेंगे वो आसान अच्छा मेटल है। ठीक है, उस हिसाब से इन्होंने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच में जो डिफरेंस है उस हिसाब से इन्होंने आंसर दिया है। लेकिन मैं मानता हूं फिर भी ये उतना सही तरीका नहीं है, बट इन्होंने पूछा है तो हमें आंसर तो देना पड़ेगा, है ना। तो आयनिक करैक्टर का ज्यादा सही आंसर तो फजान रूल से दिया जाता है, बट इन्होंने जो बोला उस हिसाब से देखे तो 374 और 349 इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, और 374 और 328 का डिफरेंस थोड़ा कम आएगा। उस हिसाब से ऑर्डर देखें तो हमारा आंसर आएगा ईबी सबसे ज्यादा, फिर ईए, फिर ईसी, फिर ईडी। आंसर विल बी 3। देख लो, तो हमने देखा ई इज मेटल है और बाकी सब नॉन मेटल है। आयनाइजेशन एनर्जी से देखा जा सकता है उस चीज के बारे में। डेल्टा जी जैसे जैसे नेगेटिव होता जाएगा उतना नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा, और नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा तो फिर कंपाउंड में अगर वो मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो हम जानते हैं आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है। आयनिक बॉन्ड होता है एक तो प्रॉपर मेटल हो और एक प्रॉपर नॉन मेटल हो, तब जाकर के हमारा आयनिक करैक्टर ज्यादा आता है। उस हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन पूछा, लेकिन मेरी नजर में ये क्वेश्चन उतना सही नहीं है। फजान रूल से आंसर दिया जा सकता है। अब देखते हैं 67 500 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट to 0.5 mole of argon at 298 Kelvin 1 atm pressure. The final temperature and the change in internal energy respectively are. देखते हैं, हमारे पास दिया गया है कि इतने जूल हीट को अपन ने सप्लाई करा, 0.5 मोल ऑफ आर्गन जो कि आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है, एट 298 केल्विन और हमारे पास 1 एटीएम प्रेशर के ऊपर। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट प्रोवाइड होती है वो डेल्टा एच के बराबर होती है। बोलो हाँ या ना? हाँ, ये बात तो समझ में आती है। अगर डेल्टा एच के बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं एनसीपी डेल्टा टी, और एनसीपी डेल्टा टी लिखेंगे, हमारे पास वैल्यू दिया है 500 जूल, मोल्स पता है हमारे पास 0.5, सीपी की वैल्यू होती है एफ, जो सीपी होती है मोनो एटॉमिक के लिए F+2/2 आर, और F की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए होती है बच्चों 3, तो ये हो जाएगा 5/2 आर। और डेल्टा टी में T2 माइनस T1 दिया हमारे पास 298 केल्विन। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे, हमारे पास T2 की जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्स 347 समथिंग आती है, 348 के आसपास वैल्यू आती है। वो जो भी आएगा वो देख लेंगे, शायद हमने अगर सॉल्व किया हुआ तो देख लेते हैं, पीछे नहीं है, सॉल्व नहीं है। तो इसको अगर मैं देखूं तो जो भी है आंसर क्या दिया एक बार देख लें, 2 दिया है मतलब 347 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है ना, वो आप देख लेना। तो टेम्परेचर हमारा पता चल गया। दूसरा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी रेस्पेक्टिवली आर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है आप जानते हैं, इंटरनल एनर्जी होती है डेल्टा यू। डेल्टा यू होता है एनसीवी डेल्टा टी। वो एनसीपी डेल्टा टी दोनों को डिवाइड कर दो तो डेल्टा यू बटे डेल्टा एच, डेल्टा एच तो पता ही है ना मुझे जूल में, बस यहां से एन उड़ जाएगा, डेल्टा टी उड़ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो सीवी बाई सीपी, यहां से डेल्टा यू बराबर हो जाएगा, सीवी की वैल्यू अगर बात करें 3/2 तो ये 3, ये 5/2 मतलब 5, और डेल्टा एच इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से आता है समझ में बच्चों। सीवी की वैल्यू 3/2, एफ जो है वो F/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीवी बाई सीपी 3/5 इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच की वैल्यू 500 है, देख लो कितना आ रहा आंसर, तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 500, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 300 जूल। दैट मीन्स आंसर विल बी सेकेंड। और टेम्परेचर का वैल्यू तुम देख लेना कैलकुलेट करके। चलो आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा थर्मोडायनामिक्स। केमिकल इक्विलिब्रियम, यह जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम का,
कितनी बार जेईई मेंस ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, काफी बार। एट टेम्परेचर T कंपाउंड AB2 डिसोशिएट एज दिस, तो AB2 रिवर्सिबल AB प्लस हाफ B2। जेईई मेंस के PYQ में देखना कम से कम 3-4 बार पूछा है, ये 3 बार तो मिनिमम याद है हमें। हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x स्मॉल कंपेयर टू यूनिटी, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ Kp एंड P इज। देखो सबसे पहले बात करें, इसके लिए एक्सप्रेशन करना है वो हमने सॉल्यूशन में दिया हुआ, अच्छे से समझ लेते हैं साथ में। देखो क्या दिया है, अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और Kp के बीच में रिलेशन चाहिए, इसने बोला है x की वैल्यू बताना है, जो अल्फा बोलते थे उसे इसने x बोल दिया, Kp और P के टर्म्स में हमें आंसर देना है। चलो देखते हैं। इनिशियल मोल अगर 1 मान लिया, ये 0 0 है, तो 1 मोल से देखो 1 मोल बन रहा है, तो यहां से मैंने 1 में से x तोड़ा, 1 माइनस अल्फा होता ना, इसे 1 माइनस x लिख दिया, तो 1 मोल से 1 मोल बना, तो x मोल से x मोल बनेगा। यहां 1 मोल से ये 1/2 है भैया, ये है ना 1/2, देख लो आप, हमारे पास वो 1/2 था B2, तो ये 1/2 है, तो 1 मोल से 1/2, तो x से x/2 बनेगा। तो टोटल मोल्स हमारे पास जो आने वाले हैं वो देख लो, समीशन कर लो, 1 माइनस ये पूरा जोड़ेंगे तो 1 प्लस x/2, ये टोटल मोल्स हैं। इसे मैं अगर लिखूं n टोटल, इक्विलिब्रियम पे जो टोटल मोल्स है बच्चों वो 1 प्लस x/2 के बराबर है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला है इसकी कोई ज्यादा, अच्छा मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन देख लो, जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है, मैं पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा बच्चों, तो खुद के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल की वैल्यू यहां रख दो। इसके मोल फ्रैक्शन खुद के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स, इसके मोल फ्रैक्शन कैसे आएंगे, खुद के मोल डिवाइड बाय पूरी वैल्यू से डिवाइड कर दो, हमारे पास मोल फ्रैक्शन पता चल गए। Kp कैसे लिखा जाता है, Kp लिखा जाता है इन दोनों का पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय इसका पार्शियल प्रेशर, लिख दिया हमने यहाँ पर। और पार्शियल प्रेशर हमारे जो डाल्टन्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ, उससे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का निकालना है तो वो YA.P टोटल, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर के होता है। तो मोल फ्रैक्शन AB का हमने यहां से देख लिया, ये रहा AB, ये वाली वैल्यू रख दिया, यहां पर मोल फ्रैक्शन वैल्यू हमने रख दिया, साथ में मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर की पावर में जो कोफिशिएंट है 1/2 डिवाइड बाई ये पूरी की पूरी वैल्यू, साथ में इसका जो टोटल प्रेशर है वो आता है समझ में। तो मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, पावर में यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 1 आ गया, यहाँ पावर में 1/2 आ गया, और यहाँ वाले जो पावर में 1 आ गया। अब इसमें देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, और इसने बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, x को जो है x वो 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, मतलब 1 इज मोर ग्रेटर देन x, तो 1 माइनस x हो अप्रोक्स 1 लिखा जा सकता है, 1 प्लस x/2 है अप्रोक्स 1 लिखा जा सकता है। क्लियर, तो वो सब चीजें यहां पर कर देंगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो जाएगा। देख लो, अगर मैं बात करूं वो नेग्लिजिबल कर दिया जाए, नेग्लिजिबल करने के बाद यहां पर वो पहले मैंने यहां पर सोल्व कर दिया है, ठीक है, सोल्व करने के बाद हमारे जो एक्सप्रेशन आता है वो ये वाला वैल्यू आ जाती है। यहां से इसको भी नेग्लिजिबल कर दो, इसको भी नेग्लिजिबल कर दो, सोल्व करेंगे ये वाली वैल्यू आ गई। अगर ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो बच्चों इन दोनों को उधर ले जाओ, पीटी का डिवाइड करवा दो, x की पावर 3/2 की वैल्यू ये आ गई, तो x बराबर आ जाएगा मेरे पास, पहले स्क्वायर कर दो तो 2kp का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पीटी, और उसका क्यूब रूट ले लो। आता है समझ में, है ना। अगर किसी को ये वाली स्टेप में दिक्कत है तो मैं वो भी समझा देता हूं। देखो क्या किया हमने, यह जो वैल्यू है ऐसे देखो, यह वाली वैल्यू से यह वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना, और ये वाली 1 माइनस एक्स है, और ये 1 प्लस x/2 का जो 1/2 है ये नीचे आएगा, तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, और 1 प्लस x/2 की पावर में वो 1/2 भी यहाँ पर रहेगा, 1/2 भी रहेगा, ये वाली जो 1/2 की वैल्यू है ना वो रहेगी वहां पर। वैसे उसका कोई फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि वो अपन ने जब नेग्लिजिबल किया तो गायब हो गया। ठीक है बच्चों, आप चाहते तो यहाँ पर भी नेग्लिजिबल कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा सोल्व करके नेग्लिजिबल करते हैं तो कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, जेईई मेंस से काफी बार पूछा हुआ है, और ये तो एकदम थ्योरी बेस्ड है, डेटा बेस्ड है, डेटा बेस्ड नहीं बोले, थ्योरी बेस्ड है। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। कोई फिजिक्स का बच्चा हो तो वो ये जानता है मास में और वेट में क्या डिफरेंस है, तो वही वेट, इन्होंने वही डिफरेंस पूछा है। वेट इज द सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ, भैया इसको तो बोलते हैं मास, जो ये सब्सटेंस का जो अमाउंट है उसे बोलते हैं मास। और वेट क्या होता है, वेट होता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो स्टेटमेंट को इन्होंने
जंबल कर दिया और क्वेश्चन पूछ लिया, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, एकदम सही स्टेटमेंट है। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री पॉसिबल है, -273 डिग्री पॉसिबल है, लेकिन -273 केल्विन पॉसिबल नहीं, क्योंकि केल्विन 0 से शुरू होता है। ठीक है बच्चों, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। प्रिसिशन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर दी सेम क्वांटिटी। अगर एक ही चीज को बार बार मेजरमेंट करें तो जितना क्लोज रिजल्ट आएंगे उतना अच्छा हमारा एफिशिएंसी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो CDE विल बी अवर आंसर। एकदम फैक्ट बेस बोले या थ्योरी बेस बोला जा सकता है। और ये तो क्वेश्चन बोनस है। A2B इज 30% आयोनाइज्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ क्वांटा फैक्टर आयोटा। तो A2B कैसे देखेंगे? A2B जब ब्रेक हो रहा है तो ये 2A प्लस B -2 बनेगा। ठीक है, ये वाला साइन जो है मैं रिवर्सिबल लगा देता हूं इस तरीके से। 30% आयनाइजेशन बोल रहा है तो T बराबर 0 पे ये 1 0 0, T बराबर T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 1 में से अल्फा टूटा तो ये 2 अल्फा और ये अल्फा बनेगा। आयोटा बराबर हो जाएगा 1 + 2 अल्फा। आयोटा की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। ठीक है भैया, तो अल्फा की वैल्यू तो दिया है ना, 30% मतलब 0.3, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1.6 और उसे लिखा है उसने 16 × 10⁻⁻1। आंसर विल बी 16। बोनस है एकदम ये। चलो आगे देखते हैं, ये हमने सॉल्व भी कर दिया है। द मोलर मास ऑफ वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और, भैया ये तो हमने पढ़ा है आयरन का क्रो, हमारे ट्रिक है ना D&D ब्लॉक में कि आयरन का कौवा कपड़े धोते धोते पीला हो गया। वही ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ O2 द मोलर मास ऑफ द वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है? तो भैया वो याद होना चाहिए, Fe2O3 बनता है। फेरिक ऑक्साइड, अगर मैं रिएक्शन बताऊं तो ये रहा आयरन का कौवा क्रो, जो कि कपड़े धोते धोते, कपड़े कैसे धोएगा? Na2CO3 के साथ धोएगा कपड़े। ठीक है, तो कपड़े धोते धोते पीला हो गया, तो ये Na2CrO4 का जो कलर होता है वो येलो होता है, और Fe2O3 हमारे पीपीटी के तौर पे वहां पर अवेलेबल होता है, पानी में इनसॉल्युबल होता है। इसका मोलर मास 160, एक आयरन 56, तो 2 आयरन 2 × 56 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 48, तो 112 + 48 160 विल बी द आंसर। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर जो था 29 शिफ्ट 1 का, मतलब इजी टू मॉडरेट बोला जा सकता है। और एक आध क्वेश्चन जो थे वो 2 क्वेश्चन मेरे मानने में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी थे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले शिफ्ट के डिस्कशन के साथ, तब तक आप इसका रिवीजन कर लेना। और NCERT D&D ब्लॉक की NCERT तो मस्ट है, मतलब अच्छे बच्चे तो 20 बार से ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, मिलते हैं।